हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने एक ऐसी चीज का खुलासा करेंगे, ऐसी चीज को खोल के रखेंगे जो पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाती है, आपको एनर्जेटिक रखती है, आपको पावरफुल रखती है। वरना आप सब और मैं भी जमीन पर रेंट पे चलते अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं होती। वो क्या चीज है, वो आपके सामने अभी उसका खुलासा करेंगे, खोलेंगे उसको, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, चाय का कप उठाना हो, पेन उठाना हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, ऊर्जा की जरूरत है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत, वो कुव्वत, वो कहां से आती है? हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर कुछ ऐसी खुफिया चीज छुपी हुई है जो हमारे बैकग्राउंड में काम करती है, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक रखती है, आपको ताकत देती है और आपको दंगल करने में भी मदद करती है। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में अब शुरू करते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एज यूजुअल एज ऑलवेज हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे थोड़ा। पहले इसकी लिटिल टर्म का मीनिंग पढ़ेंगे, जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंदर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर, बट it requires your attention, your time, your whole concentration towards my video. So mitochondria term has been derived from the two terms, that is mitos, which means thread or string, and chondrion का मतलब ग्रेन्यूल। थ्रेड लाइक और ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो है इसको एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में सबसे पहले किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था। ठीक है, ये कब की बात है? कोलिकर ने सबसे पहले, एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857, एल्बर्ट वॉन कोलिकर first of all saw it as a granular structure in 1857। क्या हुआ था 1857 में? और शाबाश, हिंदुस्तान के अंदर जो है रिवोल्ट चल रहा था उस टाइम। ठीक है, यहाँ हम आजादी की जंग लड़ रहे थे, आजादी के लिए जूझ रहे थे, और कोलिकर साहब वहां माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो है खेल कूद कर रहे थे, आंख मचोली कर रहे थे माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक है, तो 1857 के अंदर एल्बर्ट वॉन लिवेनहुक ने पहली बार इसको एज अ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर देखा कुछ, लेकिन नाम जो है क्लियरली इसका जो है नहीं पढ़ा कि क्या चीज है ये। ठीक है, सो देन इसके बाद रिचार्ड आल्टमैन आए। रिचार्ड आल्टमैन इन 1880 उन्होंने देखा और उन्होंने इनका नाम बायोप्लास्ट दिया। What he gave the name to these organelles are the granular structures, he called them as bioplast। Then उसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, उनका नाम कार्ल बेंडा था। क्या? कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1898 आई थिंक। ठीक है, चेक इट। उनने इनका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया दिया। ठीक है, he gave it the name as माइटोकॉन्ड्रिया। हम डिफाइन करेंगे होती क्या चीज है माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो हम सबके लिए ताकत का जरिया है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है?
So mitochondria are, ये डबल मेम्ब्रेनस होते हैं बेसिकली, दे आर डबल membranous structures, double membranous structures which are granular, ग्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे अनाज का दाना नहीं होता, तो ग्रेन्यूल का मतलब उससे और छोटा सा, ठीक है। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन्युलर और थ्रेड लाइक structures which are found in the cytosol or cytoplasm of eukaryotic cells, यूकैरियोटिक सेल। शाबाश, समझ आ रही है सबको। वैसे मैं ऑफलाइन का भी टीचर हूँ, मेरी क्लास में बच्चे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी समझ रहे हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। इज एवरीबॉडी गेटिंग? गुड। सो ये कहाँ होते हैं? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के बाद इसके पार्ट्स पढ़ेंगे क्या क्या चीज होती है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो उसके बाद फिर इसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा की तरह बोला है कि आप मेरे साथ साथ डायग्राम को ड्रा कीजिए, डायग्राम को देखिए, आप डायग्राम को रटिए नहीं, रचिए साथ साथ मेरे, ठीक है। रटना नहीं है, रचना है, ठीक है। खुद देखो, खुद बनाओ, साथ साथ डायग्राम के स्टेप्स देखो, ठीक है। नथिंग इज डिफिकल्ट, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल व्हेन यू ब्रेक इट, ठीक है। हर चीज जो है पॉसिबल है, लेकिन आप खास करके बायो बिना डायग्राम के नहीं चल सकती, ठीक है। खास करके बोर्ड की क्लास आप देखेंगे, या बोर्ड क्या, आप नीट के लिए भी तैयारी करेंगे, जब तक ना आप आपके माइंड में डायग्राम छपेगी तब तक जो है आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम अलोंग विद मी। आप भी नोटबुक और पेंसिल लीजिए, ठीक है। सो दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, दोबारा देखेंगे। दिस इज व्हाट? आउटर मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग क्लियरली? ये जैसे 3D स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह, ठीक है। ये बन गई आपकी आउटर लेयर इसकी, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। ये आ गई आपकी आपकी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन, ठीक। अब क्या होगा, आप जैसे टोमेटो काटते हो ना, टमाटर, ठीक है, तो जो बाहर से जो छिलका है, that is similar to that of the outer membrane of the mitochondria। अब अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है उसका क्या होगा, क्या होगा इसका जनाबे वाली, इसकी फोल्डिंग होगी, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये फोल्डिंग्स बनेंगी, ठीक है। व्हाई दिस फोल्डिंग्स हैपन? शाबाश, कौन बच्चा मुझे बताएगा? These are the foldings। क्यों बनती है इसकी ये फोल्डिंग? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, इसके लिए वाह, सही बनी, शाबाश। तो ये क्या बनी, कि इसका इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी फोल्डिंग हो जाती, क्यों? आप देखो, ऐसा मान के चलो एक रस्सी इसके अंदर डाल के इस रस्सी को खोलेंगे तो कितनी बनेगी, इसके फर्दर फोल्ड्स हैं। सो दिस फोल्डिंग हैपेंस ओनली टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है।
क्योंकि इसका जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एफिशिएंटली ये फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी रहती हैं। अच्छा, ये जो इसके अंदर वाला हिस्सा है, बाहर वाला यानी कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच वाला ये वाला, ठीक है, दिस एरिया विच आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर इज विद द हेल्प ऑफ these dots, red dots, if you are clearly watching, अगर आपको विजिबल होंगे, so these dots represent the outer chamber। क्या है ये? इसको आउटर चैम्बर बोलेंगे। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच वाला जो एरिया है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज आउटर चैम्बर, ये वाला एरिया। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस विद दीज रेड डॉट्स। अब पूरा कर लेंगे, अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, शाबाश, आई होप आप सब बना रहे होंगे साथ साथ। ठीक है, यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। सो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज आउटर चैम्बर। ठीक है, और ये वाला जो अंदर वाला है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड इनर चैम्बर। और इसके अंदर जैसे सेल के अंदर वाले एरिया को क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। यहां साइटोप्लाज्म नहीं, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इसमें एंजाइम्स फिल्ड रहते हैं, कुछ सॉल्यूट्स ये फिल रहते हैं, कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो सेल की एक्टिविटीज के लिए और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो दिस एरिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज, ये अंदर वाला क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, जहां फोल्डिंग्स हैं, इसकी फोल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नॉब का मतलब क्या होता है? जैसे आप बैंड जिस डंडे से बजाते हो ना, वैसे जैसे डंडे जैसे लगे रहते हैं। मैं थोड़े से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ये these are called as F1 particles or oxysomes। ठीक है, इनको F1 particles बोलते हैं या oxysomes। क्लियरली विजिबल टू यू? फिर इसके बाद इसमें होते हैं राइबोसोम्स, अपने राइबोसोम, तभी तो अकड़ है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अकड़ू चीज है। ठीक है, क्यों? कि अपनी प्रोटीन फैक्ट्री है। ठीक है, बहुत अमीर चीज है ये, अपनी प्रोटीन फैक्ट्री है, अपना डीएनए है। ठीक है, अपना एमआरएनए है, आरएनए की शक्ल में कौन? एमआरएनए, ये आरएनए की शक्ल में एमआरएनए है। ठीक है, सो दीज आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये एक किस्म का थ्री डी शेप है बाहर से। ठीक है, अब मैं टाइम दूंगा तो इतना खूबसूरत बनाऊंगा ना, गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन यह है कि ज्यादा वक्त जाएगा और आप बोर हो जाएंगे लेक्चर में। ठीक है, सो अब इसको लेबल करेंगे। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली जो है दिस इज इनर मेम्ब्रेन। और ये जो है दिस इज आउटर चैम्बर, और ये है इनर चैम्बर। और ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये इनको क्रिस्टा बोलते हैं। क्रिस्टा एक को, बहुत सारों को क्रिस्टे। ठीक है, और ये राइबोसोम है। राइबोसोम ये इसका आरएनए है, और वो भी कौन सा वाला? मैसेंजर आरएनए। इसका ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या सर्कुलर डीएनए। ये मैट्रिक्स, और ये F1 पार्टिकल्स, या इन्हीं को
ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेबलिंग, इस तरह से है ये। अब एक एक चीज को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन को बाहर से, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैमरे में आ रहे नहीं? आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? आउटर मेम्ब्रेन वही लिपिड्स की बनी होती है वैसे, और इनमें कुछ प्रोटीन्स होती है, ठीक है। प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को पोरिन बोला जाता है, ठीक है। इसके बीच में, ठीक है, क्या होती है? हल्के हल्के से पोर्स होते हैं, एंड दे दोज पोर्स आर कॉल्ड आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड एज पोरिन प्रोटीन, ठीक है। और उससे क्या होता है? ये हाईली परमिसिबल होती है, बाहर से चीजों को एंटर होने देती है, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव होती है, सबको अंदर एंट्री नहीं देती। यहां से किसको मिलेगी? रेड कारपेट वालों को, दैट मीन्स वीआईपी को, जो अंदर जरूरत होंगी, ठीक है। वीआईपी एंट्री होगी, बाहर से नहीं, बाहर से आओ सारे के सारे, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन के इनर चैम्बर में जो वीआईपी चैम्बर है इनसाइड द mitochondrial space or the mitochondrial matrix that allows only selected molecules, ठीक है। तो वो क्या है? पहली वाली ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें कोई फोल्ड्स नहीं है, देख सकते हो आप ये बाहर से, ये पूरी कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। हैविंग पोरिन प्रोटीन which enables it to allow materials from outer cytoplasm to outer chamber। कहां पे? साइटोप्लाज्म से आउटर चैम्बर में। आपका माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ अगर जाना चाहते हैं आप इससे हम जा सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम हो गया है, समझ आ रही है? तो क्या है ये? आउटर मेम्ब्रेन। फिर है इनर मेम्ब्रेन। आराम से डिसिप्लिन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन क्या चीज है? अब व्हाट इज इनर मेम्ब्रेन? इट इज मतलब फोल्डेड, इसके अंदर फोल्ड्स होते हैं। इट हैज मैनी फोल्ड्स which gives rise to special structures। क्या बोलते हैं उनको? स्पेशल स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टा बोलते हैं। क्या? क्रिस्टा। क्रिस्टा। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टा। ये किसकी वजह से बनता है? इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से, ठीक है। दिस हाईली फोल्डेड या फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन provides or increases surface area of mitochondrial membrane। क्या जरूरत है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने की? नहीं आ रहा कैमरे में? ये एक मिनट दोबारा फोल्डिंग। दिस हाईली फोल्डिंग यहां रखिए, increases
सरफेस एरिया। ठीक है, किसके लिए? क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ऑक्सीसोम जितने ज्यादा होंगे उतनी ही जो है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, उतने ज्यादा एटीपी की जनरेशन होगी। अगर एटीपी की जनरेशन ज्यादा होगी तो उतना ज्यादा जो है एनर्जी प्रोवाइड करेगी, एनर्जी की जनरेशन होगी। ठीक है, ये आ गया किस चीज के बारे में? इनर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, और इनको क्रिस्टा कहा जाता है। व्हाट आर क्रिस्टा? अगर अलग से डिफाइन करना होगा, दीज आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which are towards the inner matrix of mitochondria which are being formed with the folding of inner membrane of the mitochondria. That's simple. समझे क्या बता रहा हूं मैं? क्रिस्टा को डिफाइन करूंगा तो कैसे करेंगे? These are finger like inward or finger like projection which are projecting towards the matrix of the or inner chamber of the mitochondria which increases the surface area. Are these folding provide the platform or the surface area for oxysome and other materials which are being released during this activity of the during the function of the mitochondria. Clear? So इसके बाद साथ साथ में नोट कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आउटर चैम्बर। क्या है आउटर चैम्बर? व्हाट इज आउटर चैम्बर? आउटर चैम्बर का मतलब ये है कि द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बिटवीन outer membrane and inner membrane of माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सिंपल है। और इसको इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस भी कह सकते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ठीक है, किन दो मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की सरफेस, ये स्पेस को क्या बोलेंगे? आउटर चैम्बर या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो इसमें भी क्या फिल रहता है? जो बाहर से मटेरियल आता है। ठीक है, दूसरा है इनर चैम्बर। इनर चैम्बर किसको बोलते हैं? ये, ठीक है, द स्पेस inside the inner membrane of mitochondria. ठीक है, it provides the space for इंट्रा का मतलब विद इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहता है। इट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स या ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? शाबाश, डन हो गया। इनर चैम्बर भी क्या होता है। फिर इसके बाद अपना क्या होता है, इसके पास नोट कर लिया होगा, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, पॉज करके। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ना वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर, अगर ज्यादा नहीं, अगर नेटवर्क अच्छे नेटवर्क में हो तो हाई क्वालिटी में देखिएगा, आपको क्लियरली चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर इसका अपना क्या क्या होता है? अपना डीएनए होता है। ठीक है, और आरएनए होता है। आरएनए किस टाइप का? एमआरएनए जैसे। ठीक है, और अपने राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स दैट टू ऑफ 70S टाइप। ठीक है, किस टाइप के? 70S टाइप के। दो किस्म के राइबोसोम्स होते हैं, 70S एंड 80S। दिस
एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है, या सैडबर्ग कोफिशिएंट, ये पढ़ेंगे आगे जब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। सो अगर ये चीजें इसके पास अपनी है, ध्यान से देखिएगा, इससे एक और नाम इसका पड़ता है और ये और शक्तिशाली बनाता है इस ऑर्गेनेली को। वो क्या है? डीएनए, आरएनए एंड इट्स राइबोसोम, दैट मीन अपना जेनेटिक मटेरियल, अपनी प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनती है, तो अपना प्रोटीन फैक्ट्री है इसके पास और अपना जेनेटिक मटेरियल है इसके पास, इसको और शक्तिशाली बनाता है। और उस शक्ति की वजह से इसका एक और नाम पड़ा है, दैट इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस, सेमी का मतलब आप हाफ टाइप कह सकते हो, ऑटोनोमस मीन जिसके पास अपनी शक्ति हो, ठीक है। तो ये बहुत शक्तिशाली ऑर्गेनेली है ये भी, और एक और है आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वो भी है, ठीक है। इनकी वजह से जो है इनका नाम क्या पड़ा है? किसकी वजह से? डीएनए और राइबोसोम की वजह से इसका नाम सेमी ऑटोनोमस सेल ये ऑर्गेनेली पड़ा है, ठीक है। डन। फिर इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीसोम्स, या उन्हीं को F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। F1 पार्टिकल्स होते हैं, ये असल में इस तरह के होते हैं, देखोगे ना, इस टाइप के, ठीक है। इसमें एक हेड होता है, स्टाक होता है और बेस होता है, ठीक है। हेड, स्टाक एंड बेस। ये है हेड, दिस इज स्टाक, STAL के स्टाक, एंड बेस। बेस जो है ये इसके अंदर क्रिस्टा के साथ या इनर मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड रहता है। और ये जो है इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ETC। ETC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, या ATP सिंथेसिस में या ATP जनरेशन में इसका रोल रहता है, ठीक है। तो अब ये जो है कहाँ होता है? ये इस मतलब अंदर होता है, ठीक है, इसके पास क्रिस्टा के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। सो क्लियर है अब। और मैट्रिक्स क्या है? दिस इज लाइक अ फ्लूइड, ठीक है, फिल्ड विद फ्लूइड फिल्ड, मतलब मटेरियल कह सकते हैं आप। मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? इसमें लिक्विड टाइप या सेमी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें एंजाइम्स रहते हैं और कुछ चीजें रहती है जैसे कि जो ETC में हेल्प करती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ATP जनरेशन में हेल्प करती है, और कुछ एंजाइम्स और रहते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस mitochondria. So let us discuss with the functions of mitochondria now, ठीक है। आई होप आप क्लियरली समझ रहे होंगे, ठीक है। सो नाउ फंक्शंस, what are the prominent functions of mitochondria? माइटोचॉन्ड्रिया नहीं पढ़ना, कुछ पढ़ते हैं इसको, ठीक है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो पहली चीज, इसका नाम ही पढ़ा जो अभी तक मैंने नहीं बोला है, रिवील नहीं किया है, ठीक है। दिस सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड क्या? पावर हाउस ऑफ द cell. Why powerhouse? Because it generates energy in the form of what? ATP. इसकी फॉर्म में ATP. What is ATP? Adenosine ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे पढ़ेंगे आप साइकिल्स में, और ये इसमें हेल्प करता है क्रेब साइकिल में, ठीक है। क्रेब साइकिल आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के अंदर, ग्लाइकोजन साइकिल, क्रेब साइकिल, C3, C4, ठीक है, ठीक है। हैच एंड स्लैग पाथवे, दीज आर द साइकिल्स व्हिच टेक प्लेस, व्हिच अकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उन्हीं से आगे जो है एनर्जी जनरेट होती है, कैसे होती है, क्या होता है, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी आप मोटे तौर पे याद रखिए, ATP जनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो आपको चीजें दिख रही हैं उसके बेस पे राइबोसोम्स अगर दिख रहा है तो ये क्या कर रहा है? हेल्प,
प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ किस्म के प्रोटीन्स बना लेता है यहाँ से। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास तो कुछ कोड्स तो रहेंगे इसके पास। ठीक है, वहां से ये हेरिडिटी में भी हेल्प करेगा, इनहेरिटेंस में हेल्प करेगा, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स में भी हेल्प करेगा। क्लियर है? अब बच्चों इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, इसके अंदर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, याद रखिएगा, साइटोक्रोम सी। ये एक प्रोटीन होती है साइटोक्रोम सी, जो इसके पास रहती है, और उससे क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसको बोलेंगे, उसके लिए एक बायोमेट टर्म है, उसको बोलेंगे एपोप्टोसिस। क्या बोलेंगे? एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मींस प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, याद रखो इतना कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जिनकी जरूरत नहीं होती है बॉडी के अंदर, ठीक है, अनवांटेड एंड एक्स्ट्रा चीजें होती है, उनकी डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, उनको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए साइटोक्रोम सी जो ये रिलीज करता है, उससे प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये कैल्शियम आयन को भी क्या करता है, बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैल्शियम आयन बैलेंस या रेगुलेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम आयन रेगुलेशन, और उसको बोलते हैं होम्योस्टासिस। होम्योस्टैसिस यानी कि होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है ये। ठीक है, एक किस्म का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर है? और इसके अलावा ये क्या करता है, थर्मोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द हीट इनसाइड द बॉडी। कई बार हम ठंड महसूस करते हैं ना, तो एटीपी जनरेशन को फास्ट कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है हीट जनरेट करता है। या कई बार हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, बहुत गर्मी पैदा हो जाती है। ठीक है, कई बार जैसे फीवर की कंडीशन, पायरेक्सिया जिसको बोलेंगे, ठीक है, या बहुत हीट की जनरेशन, बॉडी तपती है, तो ये कूल डाउन करने में भी हेल्प करता है। थर्मोजेनेसिस में इसका रोल रहता है। इसका thermogenesis is one of the most important feature or the function which is being performed by, कौन करता है इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? इसके अलावा ये कुछ क्रिटिकल एंजाइम्स अपने अंदर होते हैं। क्रिटिकल एंजाइम्स को होल्ड करके रखता है, यानी अपने अंदर रखता है, होस्ट करता है। ठीक है, और एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एक्टिविटीज को हेल्प, मतलब ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, एंजाइम जिससे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फंक्शन। पावर हाउस कहलाता है, पावर जनरेशन करता है। इसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, फिर साइटोक्रोम सी इसके पास होता है जो प्रोग्राम सेल डेथ में हेल्प करता है, एपोप्टोसिस में, फिर कैल्शियम आयन रेगुलेशन, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर का बैलेंस बनाने में चीजों का, फिर थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस मींस हीट की जनरेशन, हीट की स्लो डाउन वगैरह जो भी है, इसको बैलेंस बनाए रखना। जेनेसिस रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और वैसे जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएट करना, जनरेट करना। जब हम ठंडा महसूस करते हैं तो ये बॉडी के अंदर हीट जनरेट करता है। फॉर व्हाट पर्पस, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, जो हमारी बॉडी का 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में मगर, ठीक है, याद रखना केल्विन शेल्विन का अलग रहता है, तो उसमें हेल्प करता है, क्योंकि एटीपी जनरेशन को फास्ट कर देता है। जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक रेट जितना हाई होगा ना, उतनी एनर्जी की जनरेशन होगी, और जितनी एनर्जी जनरेशन होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है, और
उसके बाद कुछ एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करता है। होप आपको ये समझ आया होगा। होप दिस लेक्चर विल बी फ्रूटफुल फॉर यू ऑल। बढ़िया से पढ़िएगा। कुछ और इसके बारे में जानना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा और जरूर आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।